हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जीएस सेक्शन की बात करेंगे इस वीडियो में। आप याद रखिए कि पिछले 3-4 वर्षों में जो एग्ज़ाम हुए हैं टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड में, उसमें जीएस सेक्शन सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया रखता है सिलेक्ट और ना सिलेक्ट होने की कंडीशन में, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस टेक्निकल फील्ड से आते हैं उनकी एक संख्या निश्चित है और 2-2 3-3 साल के अंतराल में पेपर होते हैं। तो बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड के हों या टेक्निकल फील्ड के हों, वो इतने माहिर हो जाते हैं कि उन क्वेश्चंस पे पकड़ बना लेते हैं, जबकि जीएस की फील्ड बहुत वर्सेटाइल है। तो हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी फील्ड से आएंगे जो क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब पेपर 12 दिसंबर को हुआ था तो उसमें सबसे ज़्यादा अक्टूबर का पूछा गया था, और अब पेपर 22 मार्च को हो रहा है, तो संभावित है कि 25 जनवरी से लेकर लगभग 20 फरवरी तक की करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे पेपर के पैटर्न और स्वभाव को देखते हुए। तो कम से कम उस रिस्क जोन से बाहर निकल आएंगे अगर हम ये चीज़ें कवर कर लेंगे। वीडियो के अंत में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कुछ भी जज या कंक्लूड न करिए कि आगे वीडियो ऐसा ही जाएगा। हर फील्ड से क्वेश्चन हमने पिकअप किए। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट सीम्स और डेज की। सीड योजना एक लाई गई थी जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से थी। इस सीड का फुल फॉर्म है सीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। ये इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो सीड का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा कि सीड योजना का शुभारंभ किसने किया, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया गया, या ये पूछा जा सकता है कि सीड योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। इसके अलावा देविका नदी परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। सद्भावना प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट आहरण ये असम से है। सद्भावना में जो पुरानी फाइलें वगैरह छूटी पड़ी हैं उनको सब सही से हर केस को खोलना देखना। आहरण में भी एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये असम से प्रोजेक्ट सद्भावना प्रोजेक्ट आहरण है। ये सब चर्चा में रहने वाली चीज़ें हैं 25 जनवरी से 20 फरवरी के बीच। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA रूषा, ये डेट बढ़ा दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसको वैलिड कर दिया है अप टू 31 मार्च 2026। अगर आप 12 दिसंबर का पेपर देखेंगे तो पेपर में सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो मिडिवल जोन के कहे जा सकते हैं। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही थे कि आपने कितना खंगाल कर चीज़ें पढ़ी हैं। कहीं डेट पूछ दी जा रही है, कहीं मैच द कॉलम में कुछ थोड़ा बहुत टिपिकल कर दिया जा रहा है। इसलिए हम जितने क्वेश्चन करा रहे हैं इनको हमने एज ए क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सिर्फ अनुभूति लेते हैं, वहाँ मेमोरी मैटर करती है। वहाँ एज इट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है, तो मेमोरी मैटर करती है। अब 31 मार्च 2026 को रिलेट करके RUSA को करके 4 तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। दैट्स वाई वी आर पुटिंग ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव। 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा बिहार सरकार ने की। तारापुर नरसंहार में जो लोग शहीद हुए थे उनकी श्रद्धांजलि या याद में 15 फरवरी को वो लोग शहीद दिवस मनाएंगे। तो ये भी अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है। 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य मृदा कार्ड दिवस 19 फरवरी को मनाया गया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये हम कहेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम। डार्कथॉन 2022 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के द्वारा मनाया गया, जो कि 1986 में इस्टेब्लिश हुई थी NCB। डार्कथॉन का मेन पर्पज है जो ये चोरी छुपे ड्रग्स की सप्लाई वगैरह होती है उन साइट्स को पहचानना कि कहाँ से आ रही कहाँ से जा रही है। तो डार्कथॉन 2022। वाटर टैक्सी पहली मुंबई में चलाई गई है। वाटर मेट्रो पहली विश्व की नहीं, भारत की या विश्व की, जो भी हो, मतलब वाटर टैक्सी पहली मुंबई की है और वाटर मेट्रो कोच्चि की है। संभवतः भारत की ही होगी क्योंकि वो विश्व की होगी, ये टेक्नोलॉजी फील्ड है तो भारत की ही होगी क्योंकि विश्व तो इन सब में काफ़ी आगे है। वाटर टैक्सी मुंबई में है फर्स्ट, और फर्स्ट वाटर मेट्रो कोच्चि में शुरू की गई। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शुरू किया गया। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप का बन सकता है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2021 से संबंधित निम्न कथन है। पहला कथन, एडल्ट एजुकेशन का नाम बदल के एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया गया। 15 वर्ष से अधिक लोगों को साक्षरता मिलेगी। 1000 करोड़ रुपए खर्च करने को। उपयुक्त सभी, कितने स्टेटमेंट सही है, 1 2 2 3। तो ये 3 चीज़ें याद रखिए। एडल्ट एजुकेशन को एजुकेशन फॉर ऑल चेंज कर दिया गया। 15 वर्ष से अधिक लोगों को साक्षरता दी जाएगी। अधिक उम्र, 15 वर्ष से अधिक उम्र वाले, और 1037.90 करोड़ इसमें व्यय होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1 नंबर क्वेश्चन कन्फर्म है।
पद्म अवार्ड से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब पद्म विभूषण आएगा, पद्मश्री आएगा, पद्म भूषण आएगा, वो अलग बात है। वैसे संभावित है कि पद्म विभूषण ही पूछा जाएगा। पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला है, जिसमें एक आदमी जीवित है, 3 लोग मरे हुए हैं। जनरल बिपिन रावत एक्सपायर हो चुके हैं, राधेश्याम खेमका एक्सपायर हो चुके हैं, कल्याण सिंह एक्सपायर हो चुके हैं। प्रभा अत्रे जो है ये कला क्षेत्र से हैं, महाराष्ट्र की हैं, एक्सपायर नहीं हुए। ऐसे पूछा जा सकता है निम्न में से किसको मरणोपरांत नहीं दिया गया है, और ये चारों ऑप्शन दे दें तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से किसे पद्म विभूषण मिला है मरणोपरांत, तो कल्याण सिंह हो जाएंगे। और साहित्य शिक्षा क्षेत्र में किसे मिला है, राधेश्याम खेमका हो जाएंगे। जनरल बिपिन रावत सिविल सेवा हो जाएंगे। तो विभूषण मोस्टली लोगों को पता होगा। आगे बढ़ते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, यह एक नाम था स्वर कोकिला लता मंगेशकर का, तो इससे जो क्वेश्चन बनता है वो दो क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि पद्म विभूषण कब मिला, 1999। भारत रत्न कब मिला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2001 में मिला। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में मिला। या इनमें से निम्न कौन से अवार्ड से इन्हें सम्मानित नहीं किया गया है, तो उनमें ये 4 याद रखिए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और जन्म कहाँ हुआ, इंदौर में हुआ, निधन मुंबई में हुआ, बाकी सारी बातें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर एक घटना है जिसके संबंध प्रश्न पूछा जाना लाजमी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी चर्चा में रहा है और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, इस पर भी प्रश्न बन सकता है। ये हैदराबाद शहर तेलंगाना के बाहरी इलाके शमशदाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, 1000 करोड़ रुपए की परियोजना है और ये रामानुजाचार्य की याद में बनाया गया है। ये रामानुजाचार्य की याद में बनाया गया है। अब बात करते हैं बजट। एक क्वेश्चन इससे भी कंफर्म है, बजट से एक प्रश्न जरूर आएगा, बिल्कुल भी मन में ये मत सोच के जाइए कि बजट से नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे 13 पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें 5 या 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएंगी, 400। कितने लाख नई नौकरियों का सृजन होगा, 60 लाख। ये स्टेटमेंट में आएगा संभवतः। हर घर नल से योजना के लिए कितने हज़ार करोड़, 60,000 करोड़। एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीद के लिए कितने लाख करोड़, 2.37 लाख करोड़। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। कारपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगेगा। भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं पूछी जरूर जाएंगी। बजट को छोड़ नहीं सकता है करंट अफेयर्स में यूपीपीएससी। ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस बेसिस पे अनुमान है और आपको भी ये आइडिया लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ये जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये फरवरी को बिल्कुल एक एक दिन को ध्यान में रखते हुए, चूँकि फरवरी से जरूर आएगा। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खुला है, मंडी में। भारतीय रेलवे देश का पहला केबल रेल ब्रिज किस राज्य में बन रहा है, जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है, कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है। माँ योजना किस सरकार से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया, 15 फरवरी को मनाया गया। तुर्की ने अपने देश का नाम बदलकर तुर्कीये रख दिया है। तुर्की ने अपने देश का नाम बदलकर तुर्कीये कर दिया है, स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज है। किस राज्य ने होप एक्सप्रेस शुरू की, महाराष्ट्र। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है, गीता मित्तल। और देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी कौन शुरू करने जा रहा है, इंडियन रेलवे शुरू करने जा रहा है। इसमें होप एक्सप्रेस, गीता मित्तल, माँ योजना, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हम यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के स्टैटिक जी के क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जो स्टैटिक जी के क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इनमें से भी एक प्रश्न पक्का आएगा, कोई डाउट नहीं है। और अब कहाँ से आ जाए, किस तरीके से घुमा के आ जाए, बट हेल्पफुल होगा आपको नॉलेज। नेशनल इनकम एस्टिमेशन कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसे सीएसओ भी कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान भी बोलते हैं। महारत्न कंपनियां 10 हैं। प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी है, निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो आपको कम से कम महारत्न कंपनियां 10 पता होनी चाहिए। भेल, बीपीसीएल, गेल, सीआईएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, पीजीसीआईएल, ओएनजीसी, सेल और एनटीपीसी, ये 10 महारत्न कंपनियां हैं। अब बात आती है इकोनॉमी फील्ड में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट भी पूछा जाता है। रेपो रेट जो होता है वो रेपो रेट आरबीआई बैंक पर लगाती है, जबकि रिवर्स रेपो रेट
जो कमर्शियल बैंक होती है वो आरबीआई को उधार देती है उस रिवर्स रेपो रेट पे, वो जनरली इससे कम होता है। वर्तमान में रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, बैंक रेट 4.65% है। तो इस बात को याद रखिए। प्रमुख खरीफ फसलें बहुत पूछा जाता है, खरीफ और रबी पे प्रश्न बनते हैं। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? खरीफ फसलें मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, चावल। जो लोग खेती करते हैं उनको आइडिया होगा ये किस मौसम में बोई जाती है। रबी फसलें सर्दी में बोई जाती हैं, चना, सरसों, जौ, मटर, ये रबी फसलें हैं। जायद फसल तरबूज, ककड़ी मार्च से जून के बीच जनरली रहती हैं। तो ये रबी, खरीफ और जायद फसलों को देख लीजिएगा, इनसे एक प्रश्न संभवतः बन जाता है जब भी वो एग्रीकल्चर को शामिल करते हैं, और शामिल करते हैं, कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं। मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। फलों का कटोरा पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। रोलेट एक्ट 6 फरवरी को पारित हुआ था, 18 मार्च 1919 को लागू हुआ था। उसी 6 फरवरी को लागू पारित हुआ, 18 मार्च 1919 को लागू हुआ। कभी कभी भाषा में पारित और लागू शब्द डाल देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। डेटेड पूछी जाती रही हैं, पिछली बार पेपर में कोरोना वैक्सीनेशन से रिलेटेड डेट पूछी गई थी, एक और डेट पूछी गई थी, तो डेट्स इंपॉर्टेंट रही हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इस डेट को लेकर भी कन्फ्यूजन है, कुछ बुक्स 5 कुछ बुक्स 4 देती हैं। अब तक आए गए प्रश्नों में कभी भी 4 फरवरी और 5 फरवरी ऑप्शन में नहीं रहा है, तो आप कम से कम 4 फरवरी 1922 को दिमाग में ध्यान में रखिए। यदि वहाँ ऑप्शन में कोई ना हो तब 5 फरवरी लगाकर आना आपकी जिम्मेदारी और मजबूरी दोनों बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन यहाँ शामिल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक ही हिस्सा हमने लिया है जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से बन सकता है। अगर वहाँ पद्म विभूषण नहीं पूछता है तो वो क्वेश्चन पद्म पुरस्कार में ये पूछ सकता है कि पद्म भूषण 2022 17 लोगों को मिला है और पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला है, जबकि पद्मश्री 107 लोगों को मिला है। पद्मश्री 107 लोगों को मिला। तो जो पद्म भूषण 2022 17 लोगों को मिला है उसमें उत्तर प्रदेश के कौन लोग हैं और किस क्षेत्र से हैं? तो एक हैं राशिद खान साहब, एक हैं वशिष्ठ त्रिपाठी, कला क्षेत्र से हैं, और साहित्य और शिक्षा से वशिष्ठ त्रिपाठी। पद्मश्री 2022 की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को मिला है? शिवनाथ मिश्रा, शीश राम, अजीता श्रीवास्तव, कमलिनी एंड नलिनी अस्थाना, ये दोनों को एक साथ मिला है, तो इनको एक कंसीडर किया जाएगा। तो 1 2 3 4 लोगों को तो कला क्षेत्र में मिला है, बाकी के ये 4 लोग अलग क्षेत्र से, यानी टोटल 8 लोगों को मिला है। तो अगर संख्या के बेसिस पे पूछा जाए कि पद्मश्री कितने लोगों को मिला है तो आप 8 कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही पद्मश्री अवार्ड 2 लोगों के बीच में दिया गया है, कमलिनी एंड नलिनी अस्थाना कला क्षेत्र से हैं। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में अजय कुमार सोनकर हैं। अगर स्पेसिफिक रूप से पूछा जाएगा तो नाम भी पता होना चाहिए। योगा में शिवानंद हैं, विद्या बिंदु सिंह साहित्य और शिक्षा में हैं, जबकि सेठपाल सिंह एग्रीकल्चर फील्ड से हैं। अच्छा, ये आप देखिए कि क्वेश्चन इसमें और कैसे बन सकता है। कौन उत्तर प्रदेश से पद्मश्री अवार्ड्स 2022 में शामिल नहीं है? शिवानंद हैं, विद्या बिंदु सिंह हैं, शीशराम हैं, राम साहेब पांडे मध्य प्रदेश के हैं। इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई फील्ड ऐसी है जिससे प्रश्न पूछा जाना है और आप वहाँ कन्फर्मेशन करने के लिए इतना पढ़ ले रहे हैं तो आप एक प्रश्न के तहत 3 नंबर सही कर रहे हैं, और अगर जरा से भी कन्फ्यूजन में उसको कोई दूसरा गलत करता है तो उससे 4 नंबर आगे निकल रहे हैं, क्योंकि उसको निगेटिव में -1 मिलेगा। तो इसलिए हर क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। आगे कुछ हमने और क्वेश्चन शामिल किए हैं जो फरवरी को और अच्छी तरीके से तैयार करने में मदद करेंगे। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर। हाल ही में आए चक्रवात बदसिराई ने किस देश को प्रभावित किया है? मेडागास्कर। जेएनयू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स। हाल ही में संपन्न आईसीसी पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब भारत ने किसे हराकर जीता? इंग्लैंड को। अगर पूछ दे कि भारत ने जो ये अवार्ड जीता है उसमें भारत के कप्तान कौन रहे हैं, तो वो हैं यश धुल। यश धुल भारत के
कप्तान रहे हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप में। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन हैं? नवदीप सिंह गिल। 2021 के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डेरिल मिशेल। अगर यही पूछा जाए आईसीसी मैन ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, जो एक तरीके का ओडीआई प्लेयर ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, ओडीआई प्लेयर, तो वो बाबर आजम को दिया गया, जबकि स्पिरिट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने ये क्वेश्चन और इसमें ऐड करने की सोची थी, लेकिन बहुत लोगों को ये लग रहा है कि जीएस का कोई वीडियो नहीं आया, हमारी प्रिपरेशन लेवल कैसा है, 2 दिन बचे हैं, इसलिए आप लोग परेशान ना हो, इसलिए हमने ये पोर्शन इतना दे दिया है। कल शाम तक एक और पोर्शन हम कंप्लीट कर देंगे जिसमें जनवरी और दिसंबर, पूरी जनवरी और आधा दिसंबर शामिल होगा। इससे ज़्यादा करंट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा स्टैटिक जीके के कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन होंगे जो डिफरेंट लेवल में यूपी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चंस शामिल होते हैं। आपकी जो जिम्मेदारी है, अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं इन ड्यूरेशन जब तक वीडियो आएगा, कुछ और पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आप एक काम करिए, यूट्यूब पर घटना चक्र करंट अफेयर्स करके डालिए, घटना चक्र करंट अफेयर्स डालिए। उसमें एक चैनल आता है जीएस फॉर सक्सेस, इस तरीके का कुछ उसका नाम है, जीएस फॉर योर सक्सेस या जीके फॉर योर सक्सेस। उस पर जाकर आप वो वीडियोज़ देखिए। सिर्फ हम आपको 2 वीडियो सजेस्ट करेंगे। एक वीडियो सजेस्ट करेंगे जिसमें लिखा हो मार्च 2022, उसमें मार्च 2022 लिखा है, बट उसके भीतर जो करंट अफेयर्स है वो फरवरी की है। वो पूरा वीडियो देखिए, लगभग 53 मिनट का होगा। इसके बाद यही चीज़ जिसमें फरवरी 2022 संपूर्ण करंट अफेयर दी हो, वो वीडियो देख लीजिएगा। बस उसमें सारा कंटेंट 25 दिसंबर से जनवरी तक का है। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको करंट में कुछ नहीं देखना है। इसके अलावा पीसीएस प्री की कोई भी बुक आपके पास पड़ी हो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनसे मैच द कॉलम, स्पेशली खनिज क्षेत्र के और भूगोल क्षेत्र के, जियोग्राफी फील्ड के और खनिज क्षेत्र के जरूर देख लीजिएगा। और हो सके तो आप थोड़ा मतलब जियोग्राफी के साथ साथ इन्वायरमेंट फील्ड के भी देख लीजिएगा। कम से कम 3 मैच द कॉलम आएंगे। पेपर का जो पैटर्न होगा उसमें 3 मैच द कॉलम होंगे, 2 स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कम से कम 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, 2 स्टेटमेंट में एक आध करंट अफेयर हो सकता है, 15 करंट अफेयर में वो चीज़ शामिल रहेगी। ये 3 इसके होंगे और 2 हिस्ट्री से होंगे, 1 एग्रीकल्चर से होगा, इस तरीके से बटा होगा। लेकिन मैच द कॉलम जरूर मिलेगा, स्टेटमेंट 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुतायत होंगे। कई टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बनाना लाजमी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और कंटेंट के साथ और लगभग कवर करते हुए सारी चीज़ें मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।